हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल फोर्सेस और कंजर्वेशन लॉज की बात करेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस में हम चार फोर्सेस की बात करेंगे: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। और कंजर्वेशन लॉज में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज, ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं। फिजिक्स में हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जैसे मैंने बताया आपको इनिशियली: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट फोर्स की बात करते हैं, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सबने इस फोर्स के बारे में सुना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया था कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं हैविंग मासेस आर m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, जो डिस्टेंस है वो इनके सेंटर्स के बीच का होगा, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नेचर से कैसी है? अट्रैक्टिव। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहां पर ये जो g है ये क्या था आपका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल वर्ड क्यों लगा इसके आगे? क्योंकि थ्रू आउट द यूनिवर्स इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, और वो कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर से क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्टिव। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर की, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेज है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर भी होगा तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट होगी बाय दिस ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेज। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सेंट्रल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है, ये जो फोर्स आप रिप्रेजेंट करोगे, या दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस टू बॉडीज। मतलब अगर आपने इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस फोर्स को इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे। ये ऑब्जेक्ट ए जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम लिख लेंगे एफ बी ए, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और यहां हम लिख सकते हैं एफ ए बी, दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सो दिस फोर्स acts along the line joining the center, so it is named as central force, इसलिए हम इसको central force भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दिस फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मीन्स ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम इन विच मासेस आर प्लेस्ड। आप इन ऑब्जेक्ट को चाहे आप एयर में रखिए, मान लीजिए इनके बीच में 10 न्यूटन फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप इनको विद इन वाटर डिप कर देंगे तब भी इनके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 न्यूटन ही रहेगी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम। एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, द फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आप एक थर्ड मास को लेकर आते हो यहां पर, इन दोनों के बीच में 10 न्यूटन फोर्स थी, अब ये ऑब्जेक्ट आया तो इसके आने से इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनके बीच की फोर्स अब भी 10 न्यूटन रहेगी, लेकिन नेट फोर्स जो ए एक्सपीरियंस कर रहा था अब वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ए ऑब्जेक्ट पहले सिर्फ बी की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, अब वो इस थर्ड ऑब्जेक्ट सी की वजह से भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
तो ए के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स चेंज हो जाएगी, लेकिन ए और बी के बीच की जो फोर्स है 10 न्यूटन वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ग्रेविटेशनल फोर्स की। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आप सबको पता है जितने भी प्लैनेट्स हैं दे ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। जो मून है या सैटेलाइट्स हैं दे ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, क्यों? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ग्रेविटेशनल फोर्स के, समझ आ गया होगा बेटा आप सबको। नेक्स्ट जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए यहां हम बात करेंगे चार्जेस की। आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा है 10th क्लास में चार्जेस के बारे में। ये हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। और आपने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो उनके बीच की जो फोर्स है उसी का नाम हमने क्या रखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जनरली हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां मान लेते हैं अभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं अगेन ए एंड बी, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस आर। मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है Q1 और बी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है Q2। तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितनी होगी? F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस मासेस की जगह चार्ज आ गया और कैपिटल जी की जगह पर के आ गया। ये कूलम्स लॉ है स्टूडेंट्स। क्या है ये? कूलम्स लॉ, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इज F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर जो ये के है इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। कूलम जो है वो SI यूनिट होते हैं चार्ज के। तो अब इस फोर्स की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो स्टूडेंट्स ये नेचर से अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। सेकंड, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर है। ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट्स, ये 10⁻36 टाइम्स। और ये भी आप देखिए सेंट्रल फोर्स है, अगेन जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में बताया, दिस फोर्स इज ऑल्सो अ सेंट्रल फोर्स। ये भी कहां पर एक्ट करेगी? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम इंडिपेंडेंट थी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स का मीडियम चेंज कर दो, अभी ये हवा में है और आप इसको किसी और मीडियम में वाटर में रख दें सपोज, तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप सबको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूम पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मतलब एटम की जो स्टेबिलिटी है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। थर्ड जो फोर्स है स्टूडेंट वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए आप सबको पता है कि एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहां पर होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाउंड करके रखती है? तो उस फोर्स का नाम, उस चीज का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या? इट इज द फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स, which binds the protons and neutrons inside the nucleus। अब ये जो फोर्स है स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और 100 टाइम्स स्ट्रोंगर है इलेक्ट्रिक फोर्स से, और 10⁻13 टाइम्स स्ट्रोंगर है वीक न्यूक्लियर फोर्स से, जो हमारी नेक्स्ट फोर्स हम डिस्कस करेंगे। और ये सेंट्रल फोर्स नहीं होती, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो नेचर से कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है वो हम +1 में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आगे। और लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है।
मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। जैसे पहले जो फोर्सेस हमने डिस्कस की, दो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल, वो दोनों फोर्सेस जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस थी, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हम उनको थियोरेटिकली ये मानते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी। और न्यूक्लियस से ज्यादा अगर आप बाहर जाकर बात करोगे, ज्यादा डिस्टेंस लेकर बात करोगे, तो हम इन फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते। और नेचर की अगर हम बात करें तो जनरली ये अट्रैक्टिव होती है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.5 फर्मी मीटर से कम कर दें तो ये फोर्सेस जो है रिपल्सिव हो जाती हैं। ये फोर्सेस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करती है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, मतलब चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, अभी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखिए हम न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन समझ पाते हैं बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। और एटम की स्टेबिलिटी के लिए और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियर फोर्सेज। जो लास्ट फोर्स है स्टूडेंट हमारी, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते हैं, अपने अंदर से वो 3 तरह की रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। आप +2 क्लास में थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो वो जो एलिमेंट्री पार्टिकल वहां पर एमिट होते हैं, जैसे अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करूं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की बात करूं, तो उन पार्टिकल्स का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होता है, लेकिन उस शॉर्ट ड्यूरेशन में भी वो बाकी कुछ पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उनकी जो इंटरेक्टिंग फोर्स है उसका नाम क्या रखा हुआ है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जनरली इन फोर्सेस की बात हम रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट में ही करते हैं। तो हमने अभी 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात की, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर मैं इनकी रेशियो की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो वीक न्यूक्लियर फोर्स रेशियो इलेक्ट्रिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो इनकी जो प्रोपोर्शन रहेगा वो है 1:10⁻²5, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38। तो ये था हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ लॉज तो आपने पढ़े भी हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में। तो उन्हीं को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम। तो जो फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन लॉज में वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। और हम ऐसे कह सकते हैं भी फॉर अ आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट और टोटल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आप सबको पता है क्या होता है, वो हम +1 क्लास में अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का वो भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, लेकिन कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसके ऊपर फोर्स क्या होगी? 0। तो ऐसे सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल रिकॉइलिंग ऑफ द गन, जब आप एक गन में से बुलेट को फायर करते हो तो क्या होता है? जो गन है वो रिकॉइल करती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। थर्ड जो लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन जैसे हम फैन की बात करें तो फैन का जो मोशन है वो कैसा है? रोटेशनल मोशन। तो उसमें लीनियर मोमेंटम की जगह पर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, और फोर्स की जगह हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसको और आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लॉ बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए पहले हमने पढ़ा जब फोर्स 0 थी तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट था। अब हम कहेंगे भी जब टॉर्क 0 है
तब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करेंगे। तो एग्जांपल जो होगा इसका, अगर हम टॉर्नेडो का एग्जांपल लें तो उसमें जैसे जैसे आप बाउंड्री से सेंटर की तरफ जाते हो तो जो स्पीड है एयर की वो इंक्रीज होती है। तो ऐसा क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसको डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज में अभी डिस्कस भी कर रहा था, आपके पास भी, हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या आप ऐसे कहें भी चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करें, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक ग्लास रोड है और आप उसको सिल्क क्लॉथ से रब करते हो, तो ये आपका एक सिस्टम है। इसमें इनिशियली ग्लास रोड पे कितना चार्ज है, 0, सिल्क क्लॉथ पे भी कितना है, 0, तो टोटल चार्ज क्या है सिस्टम का, 0। जब आप इसको रब कर देंगे, आफ्टर रबिंग क्या होगा, आफ्टर रबिंग इस ग्लास रोड के ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा, मान लीजिए प्लस Q, और इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस Q। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q जो ग्लास रोड का है प्लस माइनस Q जो सिल्क क्लॉथ का है, तो Q माइनस Q बिकम्स 0। अब ये कैसे आया वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो टोटल चार्ज बिफोर रबिंग कितना था, 0, आफ्टर रबिंग कितना है, 0। तो आप देखिए टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, लेकिन चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था स्टूडेंट हमारा कंजर्वेशन लॉज के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम इतने डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।